Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, we were discussing that the hazards of working in glass bangle industry. The children of bangle makers worked in subhuman condition. They work in high temperature without proper air and proper light. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That's why they oftenly lose the brightness of their eyesight before becoming adult. अब हम लोग अगले पैराग्राफ में देखेंगे सविता ए यंग गर्ल. सविता ए यंग गर्ल in a drab pink dress sits alongside an elderly woman shouldering the pieces of glass into circle of bangles. As her hands move mechanically like a tongue of machine, I wondered if she knew the sanctity of bangles she help makes. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriages. लेखिका बोल रही है कि सविता जो कि एक यंग गर्ल है वो ड्रैप पिंक ड्रेस पहनकर एक वृद्ध महिला के सामने बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़कर उन्हें चूड़ियों का रूप दे रही है. कह रही है लेखिका कि सविता के हाथ कांच की चूड़ियां बनाने में मशीन के चिमटे की भांति घूम रही है. जब लेखिका सविता को चूड़ियां बनाते हुए देखती है और उसके हाथ कांच के चूड़ियों को बनाने में मशीन के चिमटे की भांति जब घूम रही है तो लेखिका आश्चर्यचकित हो जाती है कि क्या वह सविता जिसके हाथ कांच की चूड़ियां बनाने में मशीन के चिमटे की भांति घूम रही है, क्या वह सविता कांच की चूड़ियों की पवित्रता जानती है? कांच की चूड़ियों को इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय नारियों के सुहाग की प्रतीक मानी जाती है. दे आर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन मैरिजेज, शादी के अवसर पर इसे शुभ माना जाता है. सविता कांच की चूड़ियों की पवित्रता नहीं जानती बिकॉज शी इज स्टिल अनमैरिड, क्योंकि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई. इट विल डॉन ऑन हर सडनली, बोल रही हैं लेखिका कि अचानक उस दिन सविता को कांच की चूड़ियों की पवित्रता पता चलेगी. व्हेन हर हेड ड्रैप्ड विथ रेड वेल, जब उसके सर के ऊपर लाल रंग की चुनरी होगी. हर हैंड डाइड रेड विथ हिना, उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी होगी. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियां होगी. तो जब सर पर लाल रंग की चुनरी, हाथों में लाल रंग की मेहंदी और कलाइयों में जब लाल रंग की चूड़ियां सविता पहनेगी तो देन सी विल बिकम ए ब्राइड, तब वो दुल्हन बनेगी और सुहागन. तब उसे सुहाग का महत्व पता चलेगा. लाइक द ओल्ड वुमेन, ठीक उस वृद्ध महिला की तरह जो उसके बगल में बैठी हुई है. शी हैज बिकम वंस मेनी ईयर्स एगो, जो वर्षों पहले दुल्हन बन चुकी है. शी स्टिल हैज bangles on her wrist but no light in her eyes.
उस वृद्ध महिला के कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं। दैट मीन्स वो अभी सुहागन है, उसके पति अभी जिंदा है, लेकिन आंखों की रोशनी गायब हो गई। अब यहां से देखिए, हम लोग केवल सविता से जो है वो कितने क्वेश्चन देखेंगे। हु इज सविता, हु इज सविता। तो सविता इज ए यंग गर्ल हु इज वेरी मच स्किल्ड इन मेकिंग बैंगल्स। सविता का मुकेश से कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन में। तो सविता इज ए यंग गर्ल हु इज वेरी मच स्किल्ड इन मेकिंग बैंगल्स। डज सी नो द सैंटिटी ऑफ बैंगल्स। क्या सविता कांच की चूड़ियों की पवित्रता जानती है? नो, सविता डज नॉट नो द सैंटिटी ऑफ बैंगल्स। व्हाई? बिकॉज शी इज स्टिल अनमैरिड। व्हाट इज सैंटिटी ऑफ बैंगल्स? व्हाट इज द सैंटिटी ऑफ बैंगल्स? कांच की चूड़ियों की क्या पवित्रता होती है? तो इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिजेज। When will Savita come to know the sanctity of bangles? सविता को कब कांच की चूड़ियों की पवित्रता पता चलेगी? When she will become a bride, जब वो दुल्हन बनेगी। और वृद्ध महिला जिसकी हाथों में कलाइयों में अभी भी चूड़ियां हैं, लेकिन आंखों की रोशनी गायब हो चुकी। वो क्या बोलती है? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज नॉट इवन एंजॉय ए फुल मील इन वन टाइम इन हर इंटायर लाइफ टाइम। वो उदासी के स्वर में बोलती कि पूरी जिंदगी काम करते करते आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन कभी भरपेट भोजन नसीब नहीं हुई। दोनों में से एक समय भी उसे भरपेट भोजन नसीब नहीं हुई। यही उसके परिश्रम की कमाई मिली। कहते हैं हम लोग कि परिश्रम का फल बहुत मीठा होता है। देखिए कितना मीठा होता है कि वो पूरी जिंदगी काम करते करते अंधी हो गई, लेकिन कभी भरपेट भोजन तक नसीब नहीं हुई। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन माई लाइफ। उस वृद्ध महिला के पति जिनकी लटकती हुई दाढ़ियां हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैंने तो जिंदगी में चूड़ियों के अतिरिक्त दूसरा कुछ देखा ही नहीं, लेकिन मैं अपने परिवार वालों के लिए एक घर बना लिया हूं। हियरिंग हिम वन वंडर्स, लेखिका कहती है कि उस व्यक्ति की बात सुनकर के यह आश्चर्य होता है कि उसने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो बहुत सारे लोग अपने इंटायर लाइफ टाइम में हासिल नहीं कर पाते। ही हैज रूफ ओवर हिज हेड, सर के ऊपर छत, मतलब अपना घर बना लिया। अब देखिए इस वृद्ध महिला के पति में और मुकेश के पिता में क्या अंतर है। मुकेश के पिता जिंदगी भर काम किए, फर्स्ट एज ए टेलर, देन एज ए बैंगल मेकर्स, लेकिन पूरी जिंदगी काम करके घर बनाने की बात तो दूर रही, वो अपने घर की मरम्मत तक नहीं करवा सके। जबकि इस वृद्ध महिला का पति बोलता है कि मैं अपने परिवार वालों के लिए एक घर बना लिया हूं। द क्राइज ऑफ नॉट हैविंग मनी
नॉट एनफ टू ईट। लेखिका अगले पैराग्राफ में बोलती है, द क्राइज ऑफ नॉट हैविंग मनी बट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स रिंग्स इन एवरी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के हर गलियों में एक ही आवाज गूंजती है कि चूड़ियों का निर्माण कभी रुकना नहीं चाहिए। खाने के लिए पैसे नहीं, इट डजेंट मैटर। बच्चे बीमार हैं, उसकी कोई कंप्लेन शिकायत नहीं, लेकिन एक ही आवाज गूंजती कि चूड़ियों का निर्माण रुकना नहीं चाहिए। क्या उनको चूड़ियों से बहुत इमोशनल और सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं। उनका मालिक टारगेट देकर जाता है कि अगले सप्ताह में हमको इन 10,000 चूड़ियों पर पॉलिश चाहिए। चाहिए का मतलब चाहिए, और अगर नहीं हो पाया तो आज के डेट में भी आयरन के रॉड से मार के उनके स्किन बाहर कर दिए जाते हैं। इसलिए सुबह जब वो जागते हैं तो उनको चूड़ियाँ दिखाई देती हैं, जब सोते हैं तो केवल चूड़ियाँ। बहुत सारी रातें ऐसे गुजर जाती जब उनकी आंखों से में नींद नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या रिजल्ट, क्या परिणाम होंगे। लेखिका बोलती है कि लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ दियर एल्डर्स। वहां के जो बड़े होते हैं वो अपने जो है से बड़ों से एक कंप्लेन किए होंगे जरूर कि आपको जिंदगी में चूड़ियों के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं मिला था, और आज उनके बच्चे भी द यंग मैन इको द लैमेंट्स ऑफ दियर एल्डर। आज के युवक अपने बड़ों के अफसोस को ही दोहराते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। आज का जनरेशन अपने पिता से बोलता है कि आप लोग को जिंदगी में चूड़ियों के अतिरिक्त दूसरा नहीं मिला। वो भी अपने पिता से बोले होंगे। लेखिका बोलती है कि लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। एक्सप्लेन कीजिए इसको। क्यों लेखिका बोलती है कि समय के साथ फिरोजाबाद शहर में कुछ भी नहीं बदला? तो द एंसेस्टर, और अगर हम कहें कि फादर्स एंड फोर फादर्स ऑफ द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद वर कंपेल्ड टू डू वर्क एज द स्लेव ऑफ मिडिलमैन। Their condition was miserable. They used to make bangles. Their children are also compelled to do work as the slave of middleman. They are compelled to make bangles. Their condition is also miserable. Time has brought no any change in the life of bangle makers of Firozabad. That's why the author says that little has moved with time it seems in फिरोजाबाद। इसलिए लेखिका कहती है कि फिरोजाबाद के चूड़िहारों के जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके पिता और पूर्वज बिचौलिए के गुलाम थे, चूड़ियाँ बनाते थे, उनकी स्थिति दयनीय थी। आज उनके बच्चे भी उसी सिमिलर कंडीशन में। इसलिए लेखिका कह रही हैं कि लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। अब वहां पर लेखिका अनीस जंग युवाओं के एक समूह से पूछती है कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द vicious circle of the middleman who trapped their father and forefathers also। लेखिका वहाँ
जुआओं के एक समूह से पूछती कि ये जो तुम लोग गुलामों की भांति काम करते हो, आपस में सहकारिता बनाकर काम क्यों नहीं करते। सहकारिता क्या होती है? जैसे 5 व्यक्ति मिल गए, किसी ने 10,000, 5,000, 2,000 पूंजी लगाया, और जो बेनिफिट होंगे उसी पांचों के बीच उसी रेशियो और प्रोपोर्शन में बंट जाएंगे। तो आज जो मैं बता रहा था कि हम लोग जो 40 रुपए में चूड़ी का जो डब्बा खरीदते हैं, उसका 1 रुपए 40 पैसे तक जिनके आंखों की रोशनी चली जाती वहां नहीं पहुंच पाती। ठीक है, वो 40 नहीं, 10 रुपए में, 20 रुपए में बेचते तो भी उनको कितना बेनिफिट होता, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इसके पीछे कौन सी रीजन है? वो क्या कहते हैं कि इवन इफ वी ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज अवर सेल्फ, वी आर द वंस हाउल्ड अप बाय द पुलिस, ड्रैग्ड, बीटेन एंड sent to jail for doing something illegal. On the other hand, they have no leaders who could help them to see things differently. वो क्या बताते हैं? तो why are the bangle makers of फिरोजाबाद unable to get organize themselves into a cooperative? फिरोजाबाद के जो चूड़िहारे हैं वो चाह कर भी सहकारी संस्था के रूप में संगठित क्यों नहीं हो पाते? Why are the bangle makers of फिरोजाबाद, why are the bangle makers of फिरोजाबाद unable to get organized themselves into a cooperative? तो इसके 2 रीजन हैं। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर कंपेल्ड टू डू वर्क एज द स्लेव ऑफ मिडिल मैन। whenever they try to get organize themselves into a cooperative, the police arrest them, beat them and sent them into jail for doing something illegal. On the other hand, they have no leaders. That's why the bangle makers of Firozabad are unable to get organized themselves into a cooperative. फिरोजाबाद के जो बैंगल मेकर्स हैं वो बिचौलिए के गुलाम के रूप में काम करने के लिए अभिशप्त हैं। वे जब कभी भी संगठित होने का प्रयास करते हैं तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है, पीटती है और कोई न कोई गैर कानूनी काम करने के जुर्म में जेल में बंद कर देती है। तो केस तो झूठा और सही दोनों होते हैं। जब कभी भी वो संगठित होते होंगे तो जो मिडिल मैन हैं वो जाकर के थाने में कुछ चढ़ावा दे देते होंगे और उधर से सारे निकलते होंगे, जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं जो होते हैं, और उनको कोई ना कोई गैर कानूनी काम करने के जुर्म में जेल में डाल देते हैं। तो जो दिन भर काम करता है तब उसके घर शाम में चूल्हे जलते हैं। अगर वो झूठा ही सही किसी केस में 15 दिन, महीने दिन के लिए अगर जेल चला जाए तो उसके बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। इसलिए वो देखता है कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, फिर भी उस अत्याचार को सहने के लिए वो अभिशप्त होता है। दूसरी ओर उनके पास अपना कोई नेता भी नहीं जो उनको एक सही नेतृत्व दे सके, एक सही डायरेक्शन जो है वो दे सके, गाइड कर सके। इसलिए वे चाह कर भी संगठित नहीं हो पाते। अब लेखिका आगे बोलती है कि दे टॉक एंडलेसली, उनके बात करने का
जो 4 जो है पॉइंट होते हैं, लेकिन सबके केंद्र में पॉवर्टी, अपैथी, ग्रीड, इनजस्टिस, यही 4 बिंदुओं पर। लेकिन सबका रूट काउज क्या है? गरीबी। गरीबी के कारण ही हमेशा उनका तिरस्कार, अपमान होता है। हमेशा लोग उनको लालच देते हैं, लालच देकर शोषण करते हैं और हमेशा उनके साथ अन्याय होती। सबका जो रूट काउज है दैट इज देयर पॉवर्टी। लिसनिंग टू देम आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। लेखिका बोलती कि उनको देखकर, उनकी बातों को सुनकर मैं 2 तरह की दुनिया देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened with the stigma of the caste in which they are born, and other is the vicious circle of the sahukar, the middleman, the policeman, bureaucrat, keeper of law, and politicians. Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down, and before he aware, he accepts as naturally as their fathers. To do anything else would means to dare, and daring is not the part of his growing up. लेखिका बोलती है कि उनकी बातों को सुनकर मैं 2 तरह की दुनिया देखती हूँ। एक वह परिवार जो गरीबी के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। यहां पर अनीस जंग गरीबी की जो कंपैरिजन मकड़े के जाल से करती। मकड़ा अपना जाल क्यों बनाता है? अपने शिकार को फंसाने के लिए। अगर कोई कीड़ा मकड़ी के जाल में चला जाए तो उससे बाहर नहीं निकल सकता। वो जितना पांव मारेगा उसमें उतना ही वो उलझते चला जाएगा और अंत में मकड़ा उसे अपना शिकार बना लेता है। वैसे ही गरीबी एक मकड़ जाल है। एक बार जो उस दलदल में फंसा वो लगातार फंसते ही चला जाता है। देखिए, इतने सारे बैंक हो गए, लेकिन आज भी जो गांव की गरीब जनता होती है वो पैसे के लिए निर्भर करती है उन्हीं साहूकारों पर, मनी लेंडर पर, जहां पर 100 रुपए पर में एक महीने में 5-5 रुपए के ब्याज वसूले जाते हैं। उनके जमीन वो गिरवी रख लेते हैं और उन गरीबों की 1 लाख रुपए अगर कोई ले लिया, अगर 1 साल नहीं चुका पाया तो 60,000 रुपए केवल ब्याज हो जाएंगे। और अगर इस तरह से 5 साल 10 साल की नौबत आ गई तो उनकी जो जमीन होगी वो 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में वो चली जाती है। फिर भी वो अपने ऊपर जो जाति का कलंक लिए हुए हैं उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी की पिता की जो है अचानक जो है वो तबीयत खराब हो गई, अगर वो कहीं से ब्याज पर 2 लाख रुपए ले लिया, अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं बचा पाया तो फिर ब्याज पर वो 1 लाख रुपए लेगा, लेकिन पूरे लोगों को वो खिलाएगा। तो ये जो मिडिल क्लास हैं, लो मिडिल क्लास, वन ऑफ द फैमिली काउट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डेन्ड विथ द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो जाति का कलंक लिए हुए हैं उससे वे मुक्त नहीं हो पाते। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मुकेश की दादी माँ देख चुकी थी कि उसके पति कांच के टुकड़ों से उड़ने वाले डस्ट और पॉलिश से उड़ने वाले डस्ट से अंधे हो चुके। फिर भी वो क्या कहती कि भगवान ने चूड़िहारा के घर जन्म दिया तो चूड़ियां बनानी होगी।
कैन ए गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन। वो मना तो कर सकती थी, वो देख चुकी थी कि अगर उसके हस्बैंड अंधे हो चुके हैं तो अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को उस प्रोफेशन में जाने से वो रोक सकती थी। लेकिन नहीं, कि वो साफ कहती है कि ईश्वर ने जो तकदीर में लिख दिया उसे बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर दो शक्तियाँ फिरोजाबाद के चुड़िहारों के गरीबी के विरुद्ध साजिश रचती। पहला जो है स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और दूसरा विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट, अफसरशाह एंड पॉलिटिशियन। ये सब मिलकर उन बच्चों के ऊपर एक इतना बड़ा बोझ डाल देते हैं कि उस बोझ से वो कभी भी उबर नहीं पाता। और जब तक होश आ पाती है, समय इतना आगे बढ़ चुका होता है कि वो पीछे लौटने का साहस नहीं कर पाता है। उसे अपनी तकदीर, अपनी नियति मान लेता है। जैसे उसके पिता ने स्वीकार कर लिया होगा, उसके दादा ने स्वीकार कर लिया होगा, वो मान लेता है कि यही मेरी नियति है, यही मेरी तकदीर है। इसके अतिरिक्त कुछ भी करने का अर्थ हुआ साहस करना, एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और साहस करना उसके पालन पोषण का कभी से हिस्सा ही नहीं रहा। देखिए, उस तरह के लोगों में अंदर से एक बॉइलिंग पॉइंट ही नहीं आ पाती। देखिए, कब आदमी किसी चीज के बारे में सोचेगा? जब उसका माइंड कूल होगा, पेट भरा हुआ होगा। तो वे सुबह से शाम तक तो एक ही चीजों में लगे हुए रहते हैं। जब लेखिका फेन आई सेंस से फ्लैश ऑफ इन इट मुकेश आई एम चीयर्ड, जब लेखिका मुकेश के अंदर इस विरोध के स्वर को देखती कि कोई तो है जो अपने पारिवारिक परंपरा को तोड़कर कुछ नया करना चाहता है, तो लेखिका खुश होती है। अब लेखिका मुकेश का घर छोड़ने वाली थी। मुकेश फिर बोलता है कि आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल गो टू गैराज एंड लर्न, मैं गैराज जाऊंगा और वहां सीखूंगा। लेखिका बोलती कि गैराज इज ए वेरी लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, गैराज मुकेश के घर से बहुत दूर है। मतलब परिस्थितियां मुकेश के अनुकूल नहीं, लेकिन मुकेश का जज्बा बोलता है आई विल वॉक, चाहे गैराज जितनी दूर होगी मैं पैदल चलकर जाऊंगा, लेकिन वहां जाऊंगा। और यही दो पॉइंट है, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, डिवोशन और डेडिकेशन, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मुकेश अपने जीवन के सपने को साकार कर सकता है, पूरा कर सकता है। लेखिका पूछती है कि क्या मुकेश तुम केवल कार चलाने का ही सपना देखते हो या कभी एरोप्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? वही मुकेश जो कार चलाने के नाम पर लेखिका की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है, बोलता है कि गैराज जितनी दूर होगी मैं पैदल चलकर जाऊंगा, लेकिन वही मुकेश एरोप्लेन का नाम सुनकर सडनली साइलेंट, अचानक शांत हो जाता है। देयर इज एम्बारासमेंट बट विच हैज नॉट ए टर्न इनटू रिग्रेट। लेखिका कहती है वो मुकेश नीचे एरोप्लेन का नाम सुनकर नीचे देखने लगता है। उसके अंदर शर्मिंदगी है लेकिन अफसोस नहीं। शर्मिंदगी किस बात की है? क्योंकि मुकेश जो है कभी भी एरोप्लेन देखा ही नहीं। लेकिन अफसोस क्यों नहीं है? अफसोस तब होती जब हमारे सपने टूटते हैं।
तो मुकेश ने तो एरोप्लेन उड़ाने का सपना कभी देखा ही नहीं, इसलिए उसे कोई अफसोस नहीं। फ्यू एयरप्लेन्स। मुकेश ने जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या देखी? कार। वो देखता होगा कि उसका मालिक जब कार से आता है तो कार खरीदने की क्षमता नहीं, तो ड्राइवर और मैकेनिक बनकर ही वो कार चलाने का सपना वो पूरा करना चाहता था। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। लेखिका बोलती है कि फिरोजाबाद शहर के ऊपर से बहुत कम वायुयान गुजरते हैं, अर्थात फिरोजाबाद शहर आज भी विकसित शहर नहीं। देखिए, अगर यही मुकेश का जन्म फिरोजाबाद के चुड़िहारे के घर न होकर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे या मुंबई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे के आसपास होते और मुकेश किसी को एरोप्लेन उड़ाते देखता, तो हो सकता है कि उसके मन में ड्राइवर के जगह पायलट बनने का सपना आता। तो गरीबों के सपने भी बिल्कुल सीमित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस लेसन को कंक्लूड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए लेसन के साथ आएंगे। थैंक्स।